Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी ऑडियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स अमालगमेशन ऑफ अकाउंट। अब हम इंपॉर्टेंट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा सम प्रैक्टिस करवा रहा हूं। गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का सम है। अब तक जो लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो रही थी नई बुक पुरानी बुक, आज मैंने जो लेक्चर कंटिन्यू किया है उसमें नई बुक में एग्जांपल नंबर 21 गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का सम है नुपुर धवल एंड नवल लिमिटेड। यानी कि आपको सम नंबर 21 नई बुक में मिलेगा, जिसके साथ होमवर्क में आप एग्जांपल नंबर 23 करोगे अनु बीनू। ओल्ड बुक में अगर आप ये नंबर ढूंढोगे तो ओल्ड में लेटेस्ट 2 होगा। लेटेस्ट 2 ये वाला सम आपको मिल जाएगा। ओल्ड बुक जिसके पास है उसके लिए एग्जांपल नंबर लेटेस्ट 2, नई बुक है उसके लिए एग्जांपल नंबर 21। चलो ध्यान अंदर रखो, पेज नंबर 369 नई बुक में आपके पास ये सम होगा। जिसके पास पुरानी बुक है वो लेटेस्ट 2 निकालेगा। एग्जांपल नंबर 21, फिर से एक बार 2 वेंडर कंपनी है, एक परचेसिंग कंपनी है, ऐसा सम। और आपके लिए मोस्ट टाइम कह सकते हो, ठीक है। चलो तो एग्जांपल नंबर 21, Nupur and Dhaval Limited were amalgamated on 1/4/2017. A new company, Dhaval Limited, was formed to take over the business of existing company. भाई दो वहां पे कंपनी है, Nupur Limited and Dhaval Limited. उसका बिजनेस नवल नाम की कंपनी लिमिटेड ने खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया है। तो मेरे पास एक स्टार्टिंग के नाम आ गए परचेस कंपनी। परचेस कंपनी का नाम क्या है? नवल लिमिटेड। एंड वेंडर कंपनी का नाम नुपुर लिमिटेड एंड धवल लिमिटेड। तो दो वेंडर कंपनी हुई, 2 कंपनी दिख रही है। और हम कौन बन जाएंगे? हम बन जाएंगे भाई नवल कंपनी। नवल कंपनी नुपुर कंपनी एंड धवल कंपनी को पेमेंट करेगी। तो जब हम स्टेप नंबर 1 गिनेंगे, एक हम पेमेंट करेंगे नुपुर लिमिटेड को, दूसरा हम पेमेंट करेंगे धवल लिमिटेड को। जो दो कंपनी है, पेमेंट दो कंपनी को करना है। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे इन द बुक्स ऑफ, नई कंपनी कौन है? नवल लिमिटेड। यानी कि हम नवल कंपनी है, हम परचेसिंग कंपनी, सामने वाली 2 कंपनी को पेमेंट करेंगे। और आपको देखो सब में फिक्स एडजस्टमेंट होता है। आप पीछे अगर अदर इंफॉर्मेशन में आओगे तो 4 फिक्स एडजस्टमेंट वाला सम आपको पूछता है। तो चारों फिक्स एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद नीचे आंसर में क्या मांगा है आपको? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ नवल लिमिटेड एज ऑन 1/4/2017 आफ्टर अमालगमेशन इन द फॉलोइंग केसेस। और अमालगमेशन 2 केसेस में है। फर्स्ट, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। यानी अमालगमेशन मर्जर नेचर का हो और परचेज नेचर का हो, दोनों तरीके से आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। चलिए तो फर्स्ट नेचर स्टार्ट करें। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, पहले 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, स्टेप नंबर 2 न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर, स्टेप नंबर 3 न्यू वैल्यू ऑफ जीआर। फिर उसके बाद बैलेंस शीट पे जाएंगे। याद करो स्टेप नंबर 1 में परचेज प्राइस यानी कि इक्विटी होल्डरों को, शेयर होल्डरों को पेमेंट, उसके लिए एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा। डेंजरस एडजस्टमेंट नंबर 1 पे ध्यान देना चाहिए आपका अदर इंफॉर्मेशन में। नवल लिमिटेड विल इश्यू 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच 5 इक्विटी शेयर ऑफ नुपुर लिमिटेड। नवल लिमिटेड है ना, 2 इक्विटी शेयर देगी नुपुर कंपनी के 5 शेयर के बदले में, और 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ धवल लिमिटेड, 3 शेयर देगी 10 के बदले में। फिर उसके बाद द शेयर्स इज इश्यूड एट ₹38, द फेस वैल्यू इज 10। अब जो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, अगर आप 38 रुपए में दे रहे हो तो इसका मतलब बीच का 28 रुपीस क्या हुआ भाई? 28 रुपए क्या हुआ? वो हुआ आपका प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर अगर 38 में दोगे, 28 प्रीमियम है। तो चलो फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट की बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नुपुर लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डरों की। और उसमें उन्होंने एक रेशियो क्या दिया है? 5 शेयर के बदले में कितने शेयर देंगी? दे विल इश्यू
2 शेयर्स, तो ये ऐसा पद हो सकता है 5 के बदले में 2। तो मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए होंगे। चेक करो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड उसको पर शेयर से डिवाइड करो। मुझे देखिए नुपुर कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 34 लाख और एक शेयर का प्राइस कितना है, आई थिंक 10 रुपए है, ठीक है। 10 से जैसे डिवाइड करोगे 3,40,000 वैल्यू आएगा नंबर ऑफ शेयर का। तो ऐसा पद हो सकता है कि 5 पे 2 तो 340 पे हाउ मच, यानी 5 के सामने 2 शेयर दिए तो 340 पे हाउ मच। जैसे आप 340 पे हाउ मच करोगे आपके पास आंसर आएगा 1,36,000। कितना आंसर आएगा, 1,36,000। अब यहां से क्या 10 रुपए उसका फेस वैल्यू है, ये लिखा 10 रुपीज। साथ में आपको पता है कि उन्होंने प्रीमियम इश्यू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम लेना पड़ेगा। सेम ये 1,36,000 शेयर्स पे प्रीमियम की अमाउंट 28 आएगी। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 13 लाख, आई थिंक एक जीरो बढ़ा देना है, यानी कि 1,36,000 आंसर आएगा। और नीचे कितना आंसर आएगा, यस यहाँ पे 13,60,000 आंसर आएगा। और नीचे आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, और नीचे आंसर आप देखने जाओगे तो आई थिंक 38 लाख समथिंग आ रहा है। हम चेक कर लेते हैं, 1,36,000 मल्टीप्लाई बाय 28 दैट इज 38,08,000। देखो कितना मेहनत करना पड़ रहा है। सिंपल अगर आपको दे दिया होता तो इतना मेहनत होता नहीं। चलो सेम अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ धवल लिमिटेड की बात करें तो वहां पे कितना रेशियो है, उन्होंने ऐसा बताया पीछे पैराग्राफ में कि दे विल इश्यू 3 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इक्विटी शेयर, यानी 10 के बदले में 3 देगी। ऐसा रेशियो हो सकता है, 10 के बदले में कितने शेयर देंगी, 3 शेयर। तो अब धवल लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर देखो तो 29 लाख को 10 से डिवाइड करो, यानी 2,90,000 आएगा यहाँ पे। अब जैसे 290 पे कितना ऐसा करोगे 10 पे 3 तो 290 पे हाउ मच। अब उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है यहाँ पे 87 आंसर आएगा, ठीक है। और 87 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्रीमियम लेना पड़ेगा अलग से। सेम 87,000 शेयर पे प्रीमियम कितना लो 28। तो ये देखो 10 प्लस 28, 10 प्लस 28 ऐसे पेमेंट करना है। चलो उसके यहाँ पे पेमेंट कंसिडर करें 87,000, पीछे एक जीरो लग जाएगा यानी 8,70,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24,36,000। मेरे पास जो आंसर है उसमें मैं वेरीफाई कर लूं, यस वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें एक और पेमेंट लेना है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर। चलो प्रेफरेंस शेयर के लिए आपका ध्यान एडजस्टमेंट नंबर 2 पे होना चाहिए। सेकंड एडजस्टमेंट चेक करो। सेकंड एडजस्टमेंट उन्होंने क्या बताया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ 2 कंपनी आर इश्यूड equivalent number of preference 14% shares of Nava Limited, price of 130 per share, face value of 100। ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने फिर से एक बार ऐसा बताया कि जो 100 रुपीज फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर है उसको 130 में दिए, यानी अगेन 30 रुपए क्या हुआ प्रीमियम, ठीक है। फिर से प्रीमियम के साथ आया। चलो अब तो हमारा काम एकदम आसान है। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो पुराने प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू चेक करो तो बैलेंस शीट में मुझे 12,80,000 दिखी और उसको 100 से डिवाइड करोगे आई थिंक वैल्यू आएगा 12,800, ठीक है 12,800। और उसको उन्होंने पहले यही बताया कि 100 रुपए फेस वैल्यू से दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी 12,800 मल्टीप्लाई बाय 30 ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पे 12,80,000 ये आंसर आएगा। और यहाँ पे मैं वो काम कर देता हूँ आपके लिए 12,800 मल्टीप्लाई बाय 30। क्लास में होते तो ये टोटल आप मुझे फटाफट लिखवा दे, यहाँ पे मेरा काम थोड़ा बढ़ जाता है। चलो अब नवल कंपनी के प्रेफरेंस शेयर के लिए फिर से आपको बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में उसके शेयर्स है 7 लाख, उसको 100 से डिवाइड करो यानी 7,000 आएगा और उसको फिर से मल्टीप्लाई करना है 100 से, यानी वैल्यू तो बाहर 7 लाख ही आएगी। पर अब प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम सेम 7,000 शेयर पे अब प्रीमियम कितना लोगे 30 रुपीज। 100 प्लस 30, 100 प्लस 30 हो गए 130, हो रहे 130। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 तारीख 21 यानी कि 21 आई थिंक 2,20,000, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया इतना मेहनत करके परचेज प्राइस। और दोनों का परचेज प्राइस में फर्स्ट का आएगा
68,32,000, यहाँ पे आंसर 68,32,000। एंड सेकंड में आंसर आएगा हमारे पास, जो मेरे पास ऑलरेडी गिना हुआ है, 42,16, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमें क्या मिला, देखो अभी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमें मिला परचेज प्राइस। अब इसमें से क्या करना है, लेस करना है ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल यानी हमारे पास ये कंपनी की जो कैपिटल आ रही है उसको माइनस करेंगे। चलो हमारे पास ये दोनों कंपनी की कौन सी कैपिटल आएगी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। और जो डिफरेंस आएगा वो कहां ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू जीआर, ट्रांसफर टू जीआर, ठीक है। चलो उसके लिए मुझे ओल्ड कैपिटल लेनी पड़ेगी, तो ओल्ड कैपिटल के लिए आप बैलेंस शीट में जाओ। बैलेंस शीट में मुझे सबसे पहले नुपुर एंड धवल कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल देखी 34 लाख एंड 29 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी वहीं पे है 12,80,000 एंड दूसरी कंपनी का 7 लाख, और इसका सीधा टोटल हो जाएगा आई थिंक 36 लाख। जैसे इसमें से ये माइनस करोगे यहाँ पे वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ, इसका वैल्यू आएगा 46,80,000 और इसमें से ये माइनस करो, ट्रांसफर टू जीआर का वैल्यू आएगा फर्स्ट में 21,52,000 एंड सेकंड में आएगा, ये राउंड कर देते हैं 6 लाख आई थिंक 16,000, ठीक है। चलो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, डेंजरस फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आओ। स्टेप नंबर 2, न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर। और 100% ये पॉइंट आपको एक ही जैसा हर बार पूछता है। चलो पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आओ। डिबेंचर होल्डर ऑफ नुपुर लिमिटेड, धवल लिमिटेड वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नवल लिमिटेड by issuing such number of 10% debenture of 100 each, so underline होनी चाहिए maintain the same amount of interest। भाई जो हम नवल कंपनी है ना, ये नुपुर एंड धवल कंपनी के डिबेंचर होल्डरों को 10% पे पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू बदलनी चाहिए नहीं, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए। तो चलो बारी बारी दोनों कंपनी का काम करें। सबसे पहले मैं नुपुर कंपनी का काम करता हूँ, एनयू लिमिटेड लिखूंगा और उसके पहले तो मुझे ओल्ड इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। उनका पुराना इंटरेस्ट कितना वो लोग पे कर रहे थे, तो देखो ऊपर डिबेंचर है 2 लाख के, उस पे ऊपर वो लोग 12% के हिसाब से पेमेंट कर रहे थे। यहाँ पे लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% और ये 10% के हिसाब से वो लोग पेमेंट कर रहे थे। जैसे आप 12% से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 24,000। कितना आंसर आएगा 24,000। ये लोग ओल्ड इंटरेस्ट इतना दे रहे थे। अब मुझे न्यू इंटरेस्ट की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं एक सिंपल पद रखूंगा, नया इंटरेस्ट 10% पे ना, तो मान लो कि 100 रुपीस का अगर डिबेंचर हो तो इंटरेस्ट 100 पे 10% के हिसाब से 10 रुपए होगा इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कि 10 रुपए इंटरेस्ट हो तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी 100, तो इंटरेस्ट 24,000 पे हाउ मच। जैसे आप हाउ मच करोगे आपको नया डिबेंचर का वैल्यू मिल जाएगा, आई थिंक वो वैल्यू आएगा 2,40,000, ठीक है। यस आप ये चेक कर सकते हो 2,40,000 यहाँ पे वैल्यू आएगा, न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अब सीधा चेक करो 2,40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या इंटरेस्ट की वैल्यू सेम रह रही है, तो 12% पे भी सेम वैल्यू और 10% पे भी सेम वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम किसका काम करेंगे, और धवल लिमिटेड का। धवल लिमिटेड का ओल्ड इंटरेस्ट कितना है, तो ओल्ड इंटरेस्ट के लिए आपके पास बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। 1,12,000 है, उस पे 12% के हिसाब से वो लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 12% के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे 1,3440 ऐसा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें न्यू वैल्यू ढूंढना है, न्यू डिबेंचर वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए न्यू डिबेंचर और वो 10% के हिसाब से, तो पर कैसा आएगा 10 रुपए पे 10 रुपए पे 100 वैल्यू का डिबेंचर, तो 1,3440 इंटरेस्ट पे डिबेंचर हाउ मच, और जैसे हाउ मच करोगे यहाँ पे सिर्फ 0 बढ़ जाएगा, यानी 1,34,400 ऐसा आंसर आएगा। अब सीधा चेक करो, इसके 10% निकालोगे ये इंटरेस्ट आना
चाहिए। तो हमारे पास दोनों डिबेंचर की नई वैल्यू आ चुकी है, एक ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो डिबेंचर में कोई पॉइंट नया नहीं है, सेम आगे वाले समझ जैसा किया था वैसे। अब हमें ढूंढना है न्यू वैल्यू ऑफ जीआर और 100% इसमें कुछ नया आएगा, ध्यान अंदर रखना। अब पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के लिए सबसे पहले मुझे जीआर कॉपी करना पड़ेगा बैलेंस शीट में से। चलो बैलेंस शीट में से बैलेंस बताओ। तो सबसे पहले नुपुर एनयू लिख रहा हूँ, धवल के लिए डीएच लिख रहा हूँ। चलो जीआर दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं, हाँ मुझे दिखा 14,60,000 एंड साथ ही साथ 9,60,000, राइट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एक जीआर की वैल्यू आएगी जो कि आएगा 24,20,000। चलो यहाँ पे मेरे पास आंसर गिना हुआ है तो उसमें से मैं सीधा कॉपी कर रहा हूँ वैल्यू। अब उसमें से प्लस एंड माइनस करना है। सबसे पहले ये वाला जिसको बोला जाता है डिबेंचर रिटर्न, क्या बोला जाता है, डिबेंचर रिटर्न, आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस। तो चेक करो तो पुराना एंड नया पेमेंट में ज्यादा या कम कौन सा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पुराना पेमेंट ज्यादा था, सॉरी नया पेमेंट आप ज्यादा कर रहे हो। देखो 2 लाख के सामने 2,40,000, 1,12,000 के सामने ज्यादा। अगर आप डिबेंचर रिटर्न में ज्यादा पेमेंट करो तो प्रॉफिट हुआ या नुकसान, तो वो हुआ हमारे लिए लॉस। और लॉस हो तो क्या करना है, माइनस करना है। तो लॉस कैसे हुआ, इस तरीके से द न्यू पेमेंट इज मोर देन द ओल्ड पेमेंट। आपके पास नया पेमेंट ज्यादा है ओल्ड पेमेंट की कंपैरिजन में। अब मैं दोनों को प्लस करूं, नया पेमेंट मेरे पास 2,40,000 है प्लस 1,34,400, तो यहाँ पे मेरे पास एक आंसर आएगा जो कि होगा यस 3,74,400, 3,74,400। और ओल्ड पेमेंट का टोटल करूं 2 लाख 1,12,500, 2 लाख प्लस 1,12,000 यस, और इनका टोटल आएगा 3,12,000, ठीक है। और देखो नया पेमेंट ज्यादा कर रहे हो, ये प्रूफ हो चुका है। आप नए डिबेंचर होल्डरों को ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, पुराना वाला पेमेंट कम है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से क्या होगा, माइनस। प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस। अब ये डिफरेंस कितना आएगा, तो वो डिफरेंस आएगा 62,400, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। अब इसका काम तमाम करना है स्टेप नंबर 1 का। उसको हम बोलते हैं क्या है, उसको हम सिंपली ये बोलते हैं डिफरेंस इन परचेस प्राइस। परचेस प्राइस में डिफरेंस। अब दोनों कंपनी में प्लस और माइनस के लिए बहुत पे ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले नुपुर एंड फिर धवल। नुपुर कंपनी में यहाँ पे वैल्यू प्लस में है तो क्या करूं, माइनस 21,52,000। यहाँ प्लस में फिर से क्या करूं, माइनस। और क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने परचेस प्राइस ज्यादा पे किया है। परचेस प्राइस आप ज्यादा पे करो इसीलिए प्लस का आंसर आया। अगर मैं ज्यादा पेमेंट करूं तो ज्यादा पेमेंट कहां से करूंगा, जीआर में से, इसीलिए यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। चलो इन दोनों माइनस माइनस को प्लस करें और साइड कैसे रहेगी, साइड रहेगी माइनस की, माइनस 27,68,000 ऐसा आंसर आएगा। आप ये आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ हो तो आप अपने आप भी उससे सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाली वैल्यू में से ये दोनों माइनस में करो, आई थिंक आंसर माइनस में जा रहा है। और अभी मेरा जीआर यहाँ पे अभी बाकी है, पेंडिंग है। कितना माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा 4,10,400। अब ध्यान से, अब जीआर हमेशा कोई रिवर्स जीआर माइनस में रखा है, बिल्कुल नहीं। रीजन माइनस में नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ पे माइनस आए तब क्या करना है, तब आपको पीएनएल का यूज करना है। जीआर यहाँ पे माइनस में गया तो इसमें मैं क्या करूंगा, तो सिंपली इसमें मैं ऐड करूंगा पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और नुपुर एंड धवल कंपनी का, एनयू एंड डीएच कंपनी का मैं यहाँ पे पीएनएल अकाउंट ऐड करूंगा। और पीएनएल अकाउंट के लिए आप बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में आपको पीएनएल अकाउंट मिल जाएगा 3 लाख एंड दूसरी कंपनी का है 2,08,000, राइट, 2,08,000। टोटल करोगे तो 5,08,000 आएगा। और जैसे 5,08,000 करोगे यहाँ पे न्यू वैल्यू ऑफ जीआर मिलेगा और वो आएगा जो बैलेंस शीट में जाने वाला है 97,600, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा,
ये नया जीआर ही बताओगे इसको, जीआर प्लस पीएनएल, जीआर प्लस पीएनएल, और ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है 97,600। अब हमारा बैलेंस शीट 100% आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होता है ना, दोनों कंपनी की सारी चीजें हम सिर्फ प्लस करके लिखते हैं, तो बैलेंस शीट में तो कोई दम नहीं है। देखो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इक्विटीज लायबिलिटी, उसमें शेयर कैपिटल से। रूल्स क्या है, नया सिर्फ नई प्राइस से लिखो, बाकी सब कुछ प्लस करके ले लो। चलो सबसे पहले आप पुरानी बैलेंस शीट साथ में रखो। आपके अंदर क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम भी यहाँ पे क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए सबसे पहले नुपुर एंड फिर धवल कंपनी की, नुपुर एंड धवल कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल आपको यहाँ दिख रही है, हाँ है, कितना है 13,60,000, एंड दूसरी धवल कंपनी का है 8,07,000, दोनों को प्लस करेंगे। देन उसके बाद मेरी बारी आ रही है प्रेफरेंस शेयर की, प्लस हम बाद में करेंगे नुपुर एंड धवल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चेक करो तो यहाँ पे 12,80,000 है, थोड़ी जगह में प्रॉब्लम है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, और दूसरा 7 लाख है। तो इस तरीके से हमें दोनों की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गई। कहां से लिया, बैलेंस शीट में से नहीं, स्टेप नंबर 1 में से हमने ये पेमेंट रिसीव किया, और इन दोनों का अगर आप टोटल करना चाहो तो वो टोटल आएगा 12,30,000, 12,30,000, सॉरी यहाँ पे 22,30,000 आएगा आई थिंक, फिर से चेक कर लेता हूँ, यस 22,30,000 एंड 19,80,000, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस आ रहा है, अंदर भी पुरानी बैलेंस शीट में आप चेक करोगे तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मिलेंगे। सबसे पहला काम आप ये लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कितने सारे प्रीमियम, देखो नुपुर कंपनी में दो जगह पे प्रीमियम है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस में, सेम धवल कंपनी में भी इक्विटी एंड प्रेफरेंस में प्रीमियम है, तो दोनों कंपनी के प्रीमियम को प्लस करके हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आप जो मैंने टोटल किया है नुपुर धवल, दोनों को टोटल करके प्रीमियम लोगे तो नुपुर कंपनी में प्रीमियम की वैल्यू आएगी 41,92,000 एंड धवल कंपनी में प्रीमियम आएगा जो यहाँ पे गिना हुआ है 26,46,000, ठीक है। और ये प्रीमियम की वैल्यू ये दोनों यहाँ से प्लस करके लिया है, अब इन दोनों को भी प्लस करके बाहर आंसर लिखे, आंसर आएगा 68,36,000, ठीक है। ये हमारा प्रीमियम का आंसर आ चुका है। फिर उसके बाद अब हम जाएंगे दूसरे रिजर्व्स पे। अब आपका ध्यान अंदर पुरानी बैलेंस शीट में हो तो अंदर जीआर है, फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, क्या मैं जीआर अंदर वाला बैलेंस शीट वाला लूं? बिल्कुल नहीं, यहां मैं जीआर का वैल्यू लूंगा स्टेप नंबर 3 में से। ये देखो स्टेप नंबर 3 में 97,600 जीआर का वैल्यू आया, तो वही वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट कौन सा है, तो मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, और वो मुझे दोनों कंपनी के लिखने पड़ेंगे, नुपुर धवल। चलो उसके अंदर ध्यान, नुपुर कंपनी का है, सॉरी हाँ 2 लाख का, यस, एंड धवल कंपनी का है 1,20,000, तो टोटल 3,20,000 आ रहा है, ये हमने लिखा यहाँ पे इस तरीके से। अब उन्होंने पीएनएल दिया है, क्या मैं पीएनएल यहाँ पे कंसीडर करूं? नहीं, आंसर होगा नहीं। रीजन, आपने जीआर में पीएनएल प्लस करके ये आंसर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे पीएनएल आएगा नहीं। मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जीआर के साथ पीएनएल प्लस हो चुका है, इस एज अ मर्जर में सब कुछ लेना चाहिए, पर पीएनएल की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। आई थिंक रिजर्व्स एंड सरप्लस भी खत्म हो गए, तो इसका एक टोटल यहाँ पे बाहर जा सकता है। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली टोटल किया हुआ है तो फायदा होगा, वो टोटल आएगा आपका 1,14,65,000, बहुत लंबा टोटल, 1,14,65,600 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, यस, इतना टोटल आ रहा है। आप ये टोटल चेक कर सकते हो, 1,14 लाख, 114 लाख ऐसा हम टोटल करेंगे, ठीक है। चलो अब नॉन करेंट लायबिलिटी की बात कर लेते हैं, और उसमें आपका ध्यान जाए तो डिबेंचर एक ही है। चलो यहाँ पे आएगा डिबेंचर,
और वो भी दो कंपनी के, नुपुर एंड धवल। और कौन सी वैल्यू लेंगे इसकी? न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू में आपको यहाँ से मिल जाएगी 2,40,000 एंड 1,34,400। अब यानी यहाँ पे इन दोनों का टोटल भी यहाँ पे किया हुआ है 3,74,400। ये टोटल सीधा बाहर रखो क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही है। देखो तीन टोटल बाहर जाने चाहिए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि उसको बोला जाता है शेयर होल्डर फंड, और उसमें नॉन करंट लायबिलिटी सेकंड हेडिंग एंड थर्ड हेडिंग करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के लिए ध्यान दो, सिर्फ एक ही आई थिंक क्रेडिटर। चलो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। क्रेडिटर नुपुर धवल। चलो क्रेडिटर की वैल्यू दोनों कंपनी में कितनी है? फर्स्ट में 7,60,000 एंड सेकंड में है 3 लाख, तो टोटल आई थिंक 10,60,000 आएगा। अब आई थिंक मेरा बैलेंस शीट का एक साइड का टोटल होने जा रहा है, और बैलेंस शीट के एक साइड का टोटल आपका आना चाहिए 129 लाख। कितना टोटल आना चाहिए? 129 लाख। थोड़ा ऊपर लिखो ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। ये टोटल आएगा 129 लाख, यानी करोड़ में आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब मुझे जानना है कि क्या मेरा ये टोटल सही है कि गलत। उसके लिए बैलेंस शीट में आपको नुपुर एंड धवल कंपनी दोनों कंपनी के बैलेंस शीट को टोटल करो। आपको अंदर है 76 लाख एंड 53,000 और 53 लाख, तो आप 76 प्लस 53 करोगे तो उन लाख का टोटल यही टोटल आएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपका सम करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम लेंगे असेट साइड, और असेट साइड तो टोटल आ ही जाएगा क्योंकि अंदर कोई भी चीज हमें कोई चेंज नहीं करना है। चेक करो असेट साइड, और असेट में मुझे सिर्फ दो ही असेट दिख रही है। कितना काम आसान है देख लो। असेट में सबसे पहले मुझे दिखा फिक्स असेट जो कि नॉन करंट में आएगा। चलो नुपुर धवल, नुपुर कंपनी की फिक्स असेट कितनी है? 34,40,000 एंड 21,40,000। इसका टोटल हम अभी कर देंगे। एंड देन करंट असेट नुपुर धवल। चलो करंट असेट मुझे दिखी 41,60,000 एंड 31,60,000। चलो इन दोनों को टोटल कर ले तो टोटल हमारे पास एक आएगा यस 55,80,000। यहाँ पे 55,80,000, और यही टोटल हम बाहर भी रख सकते हैं 55,80,000। एंड देन उसके बाद ये करंट का टोटल करें तो वो टोटल आएगा 73,20,000। ठीक है, चलो ये टोटल यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 70,20,000। अब अगर टोटल का टोटल मैच हो जाए तो सम करें, और अगर आप टोटल करोगे ना वो मैच हो ही जाएगा। अगर आपने कोई गलती आगे स्टेप्स में नहीं किया है तो ये बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल हो ही जाएगा, कोई गलती नहीं हो सकती। अब आप ये सब में मास्टर होने चाहिए। पहले 3 स्टेप में कहीं गड़बड़ नहीं करना। अगर यूनिवर्सिटी आपके ऊपर मेहरबान रही तो आपको एक ही कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस करी होगी ऐसे सब पूछेंगे, और इतने डिफिकल्ट लेवल के पॉइंट वो लोग देंगे ही नहीं, और आपको कि एक नेचर से ही सम पूछ सकता है। सिर्फ ऐसा कहें कि अमल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर से काउंट करो, सिर्फ एक नेचर से सम पूछ सकते हैं, तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। ये हुआ अमल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर। अब हम देखेंगे अमल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस। चलिए अब सेम काम हम करेंगे अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस। तो देख सकते हो आप अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस मैंने हेडिंग दे दिया है, और अगर नेचर ऑफ मर्जर आप पहले कर लेते हो तो आपके लिए अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस लिटिल बिट चेंज के साथ आपको करना है। देखो अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेस के लिए जो 3 स्टेप आपको गिनने हैं उसमें से स्टेप नंबर 1 तो ऑलरेडी हमने गिना हुआ है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस। देखो आगे मर्जर में हमने नुपुर एंड धवल कंपनी को जो परचेस प्राइस पेमेंट किया था वो ढूंढा हुआ है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट, तो सीधा वही पेमेंट मैंने ले लिया। नुपुर कंपनी में था 68,32,000, धवल कंपनी में था 42,16,000। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमें क्या लेना है? कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट। अब नेट असेट का भी आपको पता है, नेट असेट का मतलब क्या होता है? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। चलो तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पे जाए। अब नेट असेट के लिए आपको बैलेंस शीट में दोनों कंपनी की टोटल असेट साइड देखो, उसमें 2 ही असेट है, एक है फिक्स असेट और दूसरा है करंट असेट। चलो वहां से कॉपी करें, ये आंसर है 34,40,000
एंड दूसरी कंपनी में 21,40,000। देखो मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोई अकल का इस्तेमाल है ही नहीं, ठीक है, सीधा कॉपी पेस्ट। और इसका तो ना टोटल भी अंदर दिया हुआ है, इसका टोटल आएगा 76 लाख और इसका टोटल 53 लाख। अब थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल, अब आ रही है डिबेंचर की वैल्यू। जब टोटल एसेट में से आप डिबेंचर या फिर ये जो करंट लायबिलिटी है वो माइनस करते हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना है डिबेंचर का नया वैल्यू कंसीडर करेंगे। वो देखो आपको वहां पे बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है 2,40,000 एंड दूसरी कंपनी में 134,400। चलो अब सीधा क्रेडिटर अंदर से कॉपी करेंगे। क्रेडिटर की वैल्यू है 7,60,000 एंड दूसरी कंपनी में है 3 लाख। चलो ए में से बी को माइनस करो। अच्छा रूल्स आपको याद करवा देता हूँ, नेट एसेट पे फिक्टिशियस एसेट लेना नहीं है, और अगर आप लायबिलिटी कंसीडर कर रहे हो तो सीधा दिमाग का इस्तेमाल करो, नॉन करंट एंड करंट लेना है, ओनर्स कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना नहीं है। चलो इसमें से ये वाला माइनस करो, हमारा नेट एसेट का आंसर रेडी हो रहा है और नेट एसेट बस में आएगी 66 लाख, यहाँ पे 66 लाख आएगी, आप चेक कर सकते हो। एंड दूसरी कंपनी में इसमें से ये दोनों माइनस करोगे, आंसर आएगा 48,65,000, 48,65,600 ये आंसर आ रहा है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, अंदर दिए गए आंसर में ही वेरीफाई कर लेते हैं। नेट एसेट का आंसर कहीं ना कहीं मैच हो रहा होगा, जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है पर अंदर कहीं ना कहीं तो होगा। चलो नेट एसेट का हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब हमारा काम क्या है, हमें कंपेयर करना है ये स्टेप नंबर 1 को, परचेस प्राइस को नेट एसेट के साथ कंपेयर करो, तो आइदर हमें मिलेगा कैपिटल रिजर्व, आइदर गुडविल। चलो देखो तो फर्स्ट में परचेस प्राइस ज्यादा है, नेट एसेट कैसी है, कम। दूसरे में उल्टा है, दूसरे में देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो बहुत ही उल्टा हुआ, तो देखो मुझे ये काम अलग से करना पड़ेगा। फर्स्ट मैं नुपुर कंपनी के लिए देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है, परचेस प्राइस हायर है नेट एसेट से, तो इसका मतलब आप जानते हो जब परचेस प्राइस आप ज्यादा पेमेंट करते हो नेट एसेट से, तो दैट इज कॉल्ड गुडविल। उसको क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। तो नुपुर कंपनी में गुडविल है, कैसे, 68,32,000 में से माइनस करो 66 लाख, तो आपको गुडविल का वैल्यू मिलेगा। और गुडविल कम्स टू, वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिनी हुई है, तो गुडविल का वैल्यू आएगा 2,32,000, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड कंपनी धवल लिमिटेड, और उसमें सिचुएशन देखो, उसमें उल्टा है, इसमें 48 लाख है, यानी कि नेट एसेट ज्यादा है परचेस प्राइस से। आप परचेस प्राइस ज्यादा पे करो तो गुडविल, आप परचेस प्राइस कम पे करो तो वो है कैपिटल रिजर्व, और उसका वैल्यू ढूंढ ले, 48,65,600, उसमें से 42,16,000 माइनस करना है, मेरे पास वैल्यू आ जाएगा और वो आएगा 6,49,600, 6,49,049, मैं देख लेता हूँ, 6,49,600, 6 लाख आएगा, ठीक है, 6,49,600। अब देखो यहाँ पे पहली बार सब में ऐसा हुआ है कि एक कंपनी में हमारे पास गुडविल है, दूसरी कंपनी में कैपिटल रिजर्व है। अब गुडविल बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, वो नॉन करंट एसेट में आता है, और कैपिटल रिजर्व यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। तो दोनों चीज एक साथ कभी नहीं बतानी है, दोनों में से कोई एक चीज बताओ। अब उसके लिए ये दोनों में से बिगर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करो, तो ऑल ओवर आई थिंक कैपिटल रिजर्व आएगा 6,49,600 में से आप गुडविल यानी कि 2,32,000 लेस कर दो, तो आपको नया कैपिटल रिजर्व मिलेगा जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। यानी कि गुडविल आंसर आ जाएगा पर वो आंसर मैच नहीं होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक ही वैल्यू कंसीडर करनी है। तो इन दोनों को प्लस और माइनस करोगे, आपके पास वैल्यू आएगा 4,17,600, ठीक है। और ये वैल्यू आप बैलेंस शीट में दिखाओगे एज ए कैपिटल रिजर्व। कई बार ऐसा होगा कि गुडविल की वैल्यू ज्यादा है, तो सीआर को गुडविल में से माइनस करो और उतना गुडविल आप कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट में असेट साइड। गुडविल आए तो असेट साइड, रिजर्व आए तो रिजर्व सरप्लस में। अब आ रहा है हमारा डेंजरस रूल्स ऑफ बैलेंस शीट। जब आप अमाउंट कमीशन की नेचर ऑफ परचेस करते हो तो बैलेंस शीट का रूल ये है,
पुरानी कंपनी की वही चीजों को लाओ जो आप टेक ओवर कर रहे हो, तो उसका मतलब ये होगा कि ये असेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं। चेंजेस कहाँ आएंगे? सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस में। तो चलो बैलेंस शीट पुरानी पूरी सामने रखी है, सिर्फ क्या क्या चेंजेस आते हैं वो नोटिस करो। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें प्रेफरेंस इक्विटी, क्या ये 3 स्टेप में हमने कहीं ना कहीं उसको गिना हुआ है? इन 3 इसको दोनों को, हाँ वो परचेस प्राइस में आया होगा। तो अब देखा मेरा ब्लू टिक, ये हो गया टिक, ये हो गया टिक, इसको ऐसे ही रहने दो। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, रिजर्व्स में मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्या ये परचेस प्राइस में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पेड किया है? हाँ किया है, तो इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब बात करते हैं जीआर की। आगे वाले पुराने समय स्टेप नंबर 3 में से लिया था, जीआर हो, पीएनएल हो, कोई भी रिजर्व हो, वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये देखो मेरा जीआर यहां से उड़ा, हट गया जीआर, पर उसकी जगह आपको एक नया रिजर्व मिला है, कैपिटल रिजर्व, तो उसको लिख लूं मैं यहाँ पे। कैपिटल रिजर्व कहां से आया? स्टेप नंबर 3 में से आया। कितना आया है? 4,17,600। अब ध्यान यहाँ पे रखो, ये जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है ना, उसके लिए ऑलवेज एडजस्टमेंट होता है। चेक करो एडजस्टमेंट नंबर 4 अभी बाकी है ना एडजस्टमेंट नंबर 4। देखो उसमें क्या कहा है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर मोर 2 इयर्स। ये रिजर्व को मोर देन 2 इयर्स रखना है। स्टार रेटिंग, इसको मैं हटा देता, पर क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा है तो इसको मेंटेन करना जरूरी होगा, और इसको मेंटेन कर रहे हो ना, देखना ये 3,20,000 आप रख रहे हो ना, वो यहाँ पे मिसिंग आएगा। देखो अभी से मैं लिख रहा हूँ 3,20,000 यहाँ पे मिसिंग आएगा, 101% मिसिंग आएगा। अब देखो ये जो करंट नॉन करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर एंड क्रेडिटर, वो यहाँ पे हम टेक ओवर कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, तो ये हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हम नवल कंपनी है। हम कौन है? नवल कंपनी। अब बैलेंस शीट के ये टोटल चेंज होगा, ये दोनों एज इट इज होगा, और ये टोटल भी बदल जाएगा। तो ऊपर वाला टोटल आपका आंसर आएगा 117,85,600। ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ 1,17,85,600, और ये टोटल आप चेक कर सकते हो। फिर उसमें ये दोनों ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ एक नया टोटल आएगा, और वो टोटल 132,20,000 आएगा। आप ये चेक कर सकते हो, मुझे अभी से पता चल गया। रीजन इसमें ना सिर्फ मैंने 3,20,000 ऐड किए क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो ये टोटल आप चेक कर सकते हो, मैं भी टोटल चेक कर रहा हूँ, इसमें मैंने अपने आप काम किया। यस, ये टोटल मैच हो ही जाएगा। अब ये टोटल यहाँ पे मैच होना चाहिए, ठीक है, तो ये मैं टोटल यहाँ पे रख दूं 132,20,000, और जैसे ये टोटल यहाँ पे आया, इसमें से ये दोनों माइनस करोगे, इतना वैल्यू यहाँ पे मिसिंग होगा। और इसको क्या बताएंगे? इसको बताएंगे अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बताएंगे? एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो नहीं रखना चाहिए था नुपुर एंड धवल कंपनी का, वो आपने मेंटेन किया है। नुपुर कंपनी का 2 लाख एंड जो धवल कंपनी है उसका 1,20,000। तो 3,20,000 अगर मिसिंग आ जाए, परचेस में भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो काम किया होगा वो बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो अमाल कमीशन में एक जैसे सम एक पैटर्न से पूछ रहे हैं, सिर्फ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो ये यूनिट आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। पर एक माइनस पॉइंट ये है कि ये सम डेफिनेटली लेंथी पड़ेगा। तो आप अगर कॉस्ट एंड फाइनेंस पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, एग्जाम की पेपर स्टाइल 2 घंटे की है, बहुत आराम से सोच विचार करके जो भी आप मास्टर हो ना वो चैप्टर अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आपके लिए अमाल कमीशन का ये सब लेंथी है पर इजी तो है। तो आपका खुद का ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि एग्जाम में जब आपको ऑप्शन मिले तो आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। होमवर्क करो, ये पूरा आपने जो भी देखा है, कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर में बस यहीं तक रख रहे हैं, नेक्स्ट कोई लेक्चर में कहीं सफर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.